आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुल्क भर के 47 शहरों में आज 16वें रोजगार मेले का इनेकाद। वजीर आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे इफ्तिताह। 51,000 से जायद नौजवानों को तकरूरी नामा किया जाएगा सुपुर्द। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह केरल के दौरे पर। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी स्टेट कमेटी के नए दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। विकसित केरलम कॉन्फ्रेंस में भी करेंगे शिरकत। अहमदाबाद एयर इंडिया तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात। परवाज के फौरन बाद दोनों इंजन हो गए थे बंद। मराठा फौजी मनाजिर यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने खुशी का किया इजहार। वजीर आला फडणवीस ने कहा, यह काबिल फख्र लम्हा है। जैनिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेट में शिकस्त देकर विंबलडन के फाइनल मुकाबले में रसाई की हासिल। खिताब के लिए कार्लोस अलकराज का करेंगे मुकाबला। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह तकरीबन 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज्यादा नौजवानों को तकरूरी नामा तकसीम करेंगे। इस मौके पर वो मुंतखब लोगों से खिताब भी करेंगे। रोजगार मिला रोजगार पैदा करने को अवलीन तरजीह देने के वजीर आजम के अहद को पूरा करने की तरफ एक पहल है। रोजगार मिला नौजवानों को बाख्तियार बनाने और कौम की तामीर में उनकी शिरकत के लिए बामानी मौक़े फराहम करने में अहम रोल अदा करेगा। मुल्क भर में रोजगार मेलों के जरिए अब तक 10 लाख से ज़ायद तकरूरी नामे तकसीम किए जा चुके हैं। 16वां रोजगार मेला मुल्क भर में 47 मकामात पर मुनक़िद किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि ये बहाली मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में की जा रही हैं। मुल्क भर से मुंतखब होने वाले नए मुलाजमीन वजारत रेलवे, वजारत दाखिला, महकमा डाक, वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद, महकमा मालियात खदमात, वजारत मेहनत और रोज़गार के अलावा दीगर महकमों और वजारतों में शामिल होंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज केरला के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई अहम सियासी और सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला आज रियासत में बीजेपी के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर और कारकुनान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वजीर दाखिला तिरुवनंतपुरम के पथरी कुंडम ग्राउंड में विकसित केरलम से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस को बीजेपी की एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। इसका मकसद जनूबी रियासत में पार्टी को वुसअत देना है। अमित शाह शाम को कन्नौर जाएंगे, जहां वो ताली परम्बा में वाक़ई मशहूर श्री राज राजेश्वर मंदिर में पूजा करेंगे। अहमदाबाद में आपको बता दें कि जून में हुए एयर इंडिया के हादसे पर रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में कई चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे की सबसे बड़ी वजह तैयारे के दोनों इंजनों में ईंधन की सप्लाई का बंद होना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तैयारे के दोनों इंजनों का फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ हो गया, जिसकी वजह से जहाज़ के इंजन टेक ऑफ के चंद ही सेकंड में बंद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों इंजनों में रेलाइट होने का अमल शुरू हो गया। इंजन 1 ने कुछ हद तक रेस्क्यू करने का लगा, लेकिन इंजन 2 मुकम्मल तौर पर रफ्तार बहाल ना कर सका। इसके अलावा कॉकपिट में पायलटों के दरमियान होने वाली बातचीत के तजिए से ये बात भी सामने आई कि ईंधन का कट ऑफ किसी ने जानबूझकर नहीं किया था। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे के खुदकार निज़ाम ने इमरजेंसी हालात के पेश नज़र अज खुद मदद करने की कोशिश की, ताहम रैम एयर टरबाइन और APU जैसे निज़ाम को फ़ाल करने के बावजूद तैयारे को हादसे से नहीं बचाया जा सका। तहक़ीक़ात में ऐसे कोई इशारे नहीं मिले कि तैयारे के रास्ते में कोई परिंदा था। इससे वाज़ेह होता है कि बर्ड टेकर हादसे की वजह से नहीं थी। AAIB के मुताबिक
जाए हादसे पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई है और मज़ीद तकनीकी तहकीकात के लिए मलबे को महफूज जगह पर रखा गया है। हादसे की तफसीली तहकीकात, तजिया और शवाहिद यकजा करने का काम अभी जारी है, इसलिए हतमी नतीजा सामने नहीं आया है। और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप आलमी सकाफती विरसा कमेटी के 47वें इजलास में मंजूरी हासिल करने वाली भारत की 44वीं प्रॉपर्टी बन गई है। यह आलमी एजाज़ भारत के पायदार सकाफती विरसे का एहतराम करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत और महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस तारीख़ी कामयाबी की सताइश की और मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी। ये तजवीज़ जनवरी 2024 में आलमी सकाफती विरसा कमेटी को गौर के लिए भेजी गई थी। ये तारीख़ी फ़ैसला पेरिस में यूनेस्को के हेडक्वार्टर में आलमी सकाफती विरसा कमेटी के अरकान ने 18 माह के सख्त अमल के बाद लिया, जिसमें मुशावरती इदारों के साथ कई तकनीकी मीटिंग और मकामात का जायज़ा लेने के लिए इकोमॉस मिशन का दौरा शामिल था। मरकज़ी हुकूमत के डिजिटल इंडिया मिशन के जज्बे को फ़रोग़ देते हुए हिंदुस्तान का कॉपर लिमिटेड का मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट यूनिट कानकनी के शोबे में तकनीकी इनकलाब की एक मिसाल बन रहा है। डिजिटल नेटवर्क की मदद से एक तरफ वक्त की बचत हो रही है तो दूसरी तरफ पैदावार में भी इजाफा हुआ है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे और मनीष भट्ट की ये खास रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया जैसे इक़दामात ने शहरियों की जिंदगियों को आसान बनाने में बड़ा रोल अदा किया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट, जो मध्य प्रदेश के कबायली अक्सरियती इलाके बालाघाट में चल रहा है, ऐसी ही एक पहल के जरिए काम करने के तरीकों में न सिर्फ मुस्बत तब्दीलियां लाई हैं, बल्कि लोगों की मुश्किलात को भी कम किया गया है। डिजिटल इंडिया मिशन को पूरा करने के अपने अज़्म के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने डिजिटलाइजेशन के जरिए लेके फीडर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक ज़ेर ज़मीन वायरलेस मवासलाती निज़ाम को कामयाबी के साथ शुरू किया है। इसकी मदद से कान के अंदर सतह पर काम करने वाले अमले से राब्ता करना आसान हो गया है और अब कान में ज़ेरे ज़मीन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए हकीकी वक्त में राब्ता मुमकिन हो गया है। बरवक्त राब्ते की सलाहियत में इजाफा हुआ है। एक वायरलेस सिस्टम हम लोगों ने लगाया है जिससे हम डायरेक्ट सरफेस से अंडरग्राउंड में बात कर सकते हैं। इवन हम मोबाइल से भी अंडरग्राउंड में बात कर सकते हैं और इस मेथड से हम लोगों ने ह्यूमंस की ट्रैकिंग, गाड़ियों की ट्रैकिंग और एक ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब भी हमने इसके साथ लगाया है। इसके साथ ही अंडरग्राउंड में रियल टाइम की फोटोज भी हम प्राप्त कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। ये हम स्टोप्स को फिल करते हैं और उसकी रियल टाइम की फोटोज हमें मिलती हैं और इस डिजिटलाइजेशन को करने से हमारा प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, हमारी सेफ्टी सभी में खासा इजाफा हुआ है। मोदी हुकूमत का डिजिटल इंडिया मिशन हिंदुस्तान को तकनीकी सुपर पावर बना रहा है और मलाज खंड इस मिशन का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से रिवायती तरीकों से हटकर कानकनी को स्मार्ट और महफूज बनाया गया है। अब आप इस रिमोटली कंट्रोल ड्रिलिंग मशीन का फायदा देखिए तो सेफ्टी नंबर 1 बढ़ गई आपकी, क्योंकि आदमी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और दूसरा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि आप दूर से काम कर रहे हैं। होता क्या है कि अंडरग्राउंड माइंस में जब आप काम करते हैं तो कुछ नियम कानून है कि आप इतने मीटर तक नहीं जा सकते हैं अगर आदमी है, लेकिन अगर मशीन है, रिमोट कंट्रोल है, तो वो एकदम किनारे तक जा सकती है। तो आपका मटेरियल भी पूरा निकल जाता है, सेफ्टी भी बढ़ जाती है और ऐसा नहीं है, आदमी के स्किल्स को भी बढ़ाती है वो मशीन। तो सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी दोनों डिजिटलाइजेशन से बढ़ती है। कानों में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक तरफ वक्त की बचत हो रही है तो दूसरी तरफ इससे पैदावार में भी इजाफा हुआ है और हादसात के इम्कानात भी कम हो गए हैं। डिजिटल इंडिया मिशन के फैलाव के साथ मुल्क तांबे की कानकनी के मैदान में भी खुद कफील हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, उर्दू खबरें।
और मरकज़ी हुकूमत और रेलवे की वजारत ने रेलवे भर्तियों में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं और इम्तिहानी निज़ाम को शफाफियत, टेक्नोलॉजी और रफ्तार के साथ बेहतर किया है। इसके नतीजे में उम्मीदवारों की सहूलत, इम्तिहान में शफाफियत और तकर्रियों में तेज़ी के लिए रेलवे में भर्ती का अमल आसान हो गया है। इन इस्लाहात में सबसे नुमाया यकवक्ती रजिस्ट्रेशन का निज़ाम है, जिसमें अब उम्मीदवारों को हर भर्ती के लिए अलग से दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार के रजिस्ट्रेशन से तमाम भर्तियों में दरख्वास्त देना आसान हो जाएगा। इम्तिहान में धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार पर मबनी EKYC और हकीकी वक्त में चेहरे की शनाख्त, जिसके ज़रिए आधार की बुनियाद पर शनाख्त की तस्दीक, चेहरे की मुमासलत और तस्वीर की तस्दीक को लाज़मी करार दिया गया है। रेलवे की वजारत ने नए सालाना भर्ती कैलेंडर सिस्टम के जरिए तमाम ग्रुप C आसामियां बशमूल ALP, NTPC टेक्नीशियन, RPF पैरामेडिकल और लेवल 1 के लिए साल भर के इम्तिहानी कैलेंडर का ऐलान किया है। इससे उम्मीदवारों को इम्तिहान की तारीखों और मराहिल के बारे में पेश की मालूमात मिल जाती है। रेलवे की भर्ती में ये इस्लाहात जामी, शफाफियत और जदीद भारत की तस्वीर को पेश करती है। टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल और उम्मीदवारों की सहूलत पर मरकूज ये तब्दीलियाँ न सिर्फ अमल को तेज़ करेंगी बल्कि एतमाद में भी इजाफा करेंगी। रेलवे ने इस साल 2024 में कुल 1,08,324 आसामियों पर भर्ती की है, जिसमें लेवल 1 की 32,438 आसामियाँ, NTPC की 11,558 आसामियाँ, ALP की 18,799 आसामियाँ और 14,298 आसामियाँ, टैग की 5,074 पोस्टें, RPF, SI और कांस्टेबल की 660 आसामियाँ शामिल हैं। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र कुमार को एक ख़त लिखा है और उन्हें आधार कार्ड बनाने के कवानीन को सख्त बनाने की हिदायत दी है। इस पर दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन दिल्ली के लिए एक बड़ा मसला है। इसके हल के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा होना चाहिए और एक मुश्तरका कम अज़ कम प्रोग्राम बनाना चाहिए और सियासत से ऊपर उठकर मिलकर इस मसले से निकलने की बात करनी चाहिए। दिल्ली की एक बड़ी समस्या है और जिसके समाधान के लिए सभी दलों को एक साथ आना चाहिए और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या से मिलकर के एक साथ इसका समाधान निकालने की बात करनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में वजीर आला मोहन यादव ने विक्रम यूनिवर्सिटी और महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के तामीराती काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि हमने उज्जैन में भूमि पूजन और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की 2 यूनिवर्सिटियों की तामीर का काम किया है। माजी में कई नए कोर्सेज भी खोले जाएंगे। उज्जैन में अलग अलग विकास के कामों की 63 करोड़ से उच्च शिक्षा विभाग की दोनों विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय और पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, इनके निर्माण कार्यों के एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण का काम हमने किया है। बीते समय में भी कई सारे एग्रीकल्चर संकाय से लेकर कई सारे और नए कोर्स खोले हैं। अभी यहाँ पर डेयरी और इस प्रकार के नए नवाचार करते हुए उनके कोर्स भी खोले गए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा विभाग बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ उज्जैन में प्रतिकल्पा नाम का 68 करोड़ की लागत से आवासीय कम कमर्शियल इस प्रकार के बड़े भवन का लोकार्पण किया गया है। और बिहार की राजधानी पटना में नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद को निशाना बनाया है। नायब वजीर आला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर नजरसानी के लिए जो फॉर्म दिया है उसमें भी आधार नंबर का मुतालबा किया गया है। बिहार के 52% लोगों ने भी अपने फॉर्म जमा कराए हैं, लेकिन अपोजिशन को इसका इल्म नहीं है। संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं ना, इनको बेचारे को पता ही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म दिया है उसमें पहले से आधार कार्ड मांगा जा रहा है। बिहार के 52% लोगों ने, 4 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना फॉर्म भी जमा कर दिया पूर्णिया के इलाके में। और किशनगंज में आपको मैंने बताया कि जहां आवासीय प्रमाण पत्र पिछले 8 दिनों में 10 गुना अधिक बढ़ा है, इसका जांच सरकार भी कर रही है और निर्वाचन आयोग भी जांच कर रही है।
कि इतने लोग अचानक आवासीय प्रमाण पत्र कहां से लेने के लिए आ गए? कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं है? इसका जांच होगा। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के बीकानेर का दौरा किया। इस दौरान मरकजी वजीर ने महाराष्ट्र में जुबान के तनाज़े पर कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि यह कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का हिस्सा है। इस मामले पर हुकूमत हिंद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जुबान कोई भी हो, हम इसका एहतराम और फ़रोग़ करेंगे। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा है और भारत सरकार का ये साफ साफ कहना है, भारतीय भाषा कोई भी हो, हम उसका सम्मान करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। मराठी को तो हमने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। कांग्रेस ने दिया था क्या? मोदी जी के शासन में अभी मिला है। महाराष्ट्र में मुंबई कस्टम जोन 3 के एयरपोर्ट कमिश्नरेट के एहलकारों ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आला हुक्काम ने 3 मैरकेट और 2 ग्रेट बेल्ट तोते, 2 सुमतरनधारी दार खरगोश और 1 इंडो चाइनीज बॉक्स कछुआ बरामद किया है। इस सिलसिले में कस्टम एक्ट 1962 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। और नाज़रीन, अब आइए नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले कुछ ख़ास खबरें जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। ऑपरेशन सिंदूर, हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मुझे एक भी तस्वीर दिखाइए जिसमें हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा हो। सामने आया अजीत डोभाल का रद्द-ए-अमल। जी हाँ, आपको बताते चलें कि मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोभाल ने चेन्नई में IIT मद्रास के 62वें जलसा तक़सीम असनाद के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर का तस्करा किया और अपने इस बयान में उन्होंने ये बातें कही कि ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी ख़वातीन और बच्चों से मुताल्लिक़ है। ख़वातीन और बच्चों की वजारत की ज़ोनल मीटिंग आज। मीटिंग में बेहतरीन अमली मिसालें, जदीद मॉडल्स और कामयाब मुदाखलतें पेश की जाएंगी। ख़वातीन और बच्चों की वजारत अपनी मुसलसल कोशिशों के तहत मरकज़ और रियासतों के दरमियान मजबूत रिश्ता बनाना चाहती है ताकि बच्चों और ख़वातीन को बेहतर ज़िंदगी दी जा सके और इसी के लिए आज ये ज़ोनल मीटिंग जो है मुनक़्क़िद की गई है। और आपको ये भी बताते चलें कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी के तई मादिर मेहरबान का रोल काबिले सराहना है, ये कहना है वज़ीर तालीम का। और वाकई नाज़रीन, अगर देखा जाए तो बच्चों में ज़िंदगी को बेहतर बढ़ाने के लिए ख़वातीन का एक बड़ा रोल सामने आता है। आज कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पे बात होगी। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी में नाज़रीन आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 51,000 से ज़्यादा तकरीरनामे तक़सीम करेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बताया कि मिस्टर मोदी इस मौके पर 9 मुंतखब मुलाजमीन से खिताब भी करेंगे और रोज़गार मेला, रोज़गार के मौक़े को अवलीन तरजीह देने के हुकूमती अज़्म को पूरा करने की तरफ एक बेहतर कदम उठाया जा रहा है ताकि रोज़गार के जो मसाइल हैं उन्हें किसी तरह से ख़त्म किया जा सके। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। आधार कार्ड जारी करने के क़वानीन होंगे अब सख्त। जी हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 15 जुलाई तक चीफ सेक्रेटरी से इंदराज मराकज़ की फहरिस्त तलब की है। राजधानी में आधार कार्ड बनाने के अमल अब सख्त किया जाएगा। LG सेक्रेटरीट ने चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र कुमार को एक ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड जब जारी किया जाए, जो लोग आधार कार्ड बनवा रहे हैं उसके जो क़वानीन हैं उन्हें सख्त कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन्होंने अब तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है वो अपने आधार कार्ड बनवा सकें। और अब देख लेते हैं चलते चलते नाजरीन एक और सुर्खी। गज़ा में मुस्तक़िल जंग बंदी की शराइत मुकर्रर करें, नेतन्याहू का ये बयान है। गज़ा पर इजरायली कंट्रोल को मुस्तरद करता है और फ़लस्तीनियों के लिए अलग थलग इलाक़ों की तख्लीक़ की मुखालफत करता है। हमास इसराइल का ताज़ा हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद इसमें बताए गए हैं।
तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरें देख लेते हैं। सदर ट्रंप ने अमेरिका के टेक्सास में शदीद सैलाब के मुकाम का दौरा किया। इस दौरान अमेरिकी सदर ने मुकामी आला हुक्काम से मुलाकात के बाद सूरत हाल का जायज़ा लिया। अपने दौरे के दौरान ट्रंप ने इमदादी काम जारी रखने और मुतासरीन को इमदाद फराहम करने की हिदायत की। काबिल ज़िक्र है कि टेक्सास हिल कंट्री के कुछ इलाकों में अचानक आने वाली सैलाब से कम 120 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 160 से ज़ायद अफराद लापता बताए गए हैं। भारत के स्टार भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा मुल्क के उभरते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए गुरुग्राम हरियाणा में थे। इस प्रोग्राम में उन्होंने डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे नारायण सिंह से खास बात की और कहा कि हाल ही में बेंगलुरु में मुनक़िदा नीरज चोपड़ा क्लासिक में लोगों की बड़ी तादाद को देखकर उन्हें खुशी हुई। वन ऑफ द फाइनेस्ट एथलीट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, नीरज चोपड़ा। हर मंच पर उन्होंने मेडल जीता है और देश का नाम रोशन किया है। नीरज, आपका स्वागत है डीडी में। नीरज, एक लंबे समय से 90 मीटर का सवाल था, वो आपने सर पूरा किया और दोहा में आपने वो बैरियर क्रॉस किया। तो क्या टेक्निक में कुछ बदलाव किया या कुछ और तैयारियां थी उस मार्क को बदलने के लिए? नहीं, वो तो काफ़ी टाइम से लग रहा था कि 90 मीटर क्रॉस हो सकता है, बस उस मोमेंट का इंतज़ार था कि बॉडी सही फील कर रही है और हमको वेदर कंडीशन अच्छे मिले। तो दोहा में काफ़ी अच्छी कंडीशन थी और प्लस ट्रेनिंग भी कोच के साथ बहुत अच्छी हुई थी, तो सब कुछ लाइन में था, तो बहुत अच्छा गया। और बात करें, भारत एक ऐसा देश है जहाँ क्रिकेट की बड़ी तगड़ी फॉलोइंग है, क्रिकेटर्स को वर्शिप किया जाता है, लेकिन आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के इतर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन आपकी फॉलोइंग वैसी है क्रिकेटर जैसी, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा लगा जी, खासकर जब हम इवेंट के बारे में सोच रहे थे, इंडिया में जेवलिन का इवेंट, तो वहाँ पे जो सपोर्ट रही है वो बहुत अच्छी थी, लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। और बिल्कुल अच्छी बात है कि हमारा क्रिकेट इतना ऊपर है और हमको कोशिश करनी है कि बाकी स्पोर्ट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और वो भी उस लेवल पे जा सकते हैं, तो हमारे लोगों को वो कोशिश करनी चाहिए। नए खिलाड़ियों को काफ़ी इनिशिएटिव करके उनको प्रोत्साहन किया जा रहा है, तो इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये बहुत अच्छा लगा। अंडर आर्मर टीम का थैंक यू करता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो टोक्यो के बाद जुड़ गया था अंडर आर्मर टीम से, लेकिन आज बाकी नए टैलेंट को और एथलीट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों का टैलेंट पहचाना जाता है। तो मैं खुश हूँ कि अंडर आर्मर टीम ने उनका टैलेंट पहचाना और उनको सपोर्ट किया। जी बिल्कुल, नीरज चोपड़ा एक प्रेरक के रूप में काम करते हैं युवा पीढ़ी के लिए, नए एथलीट्स के लिए, नए जनरेशन के खिलाड़ियों के लिए, और उनका यही प्रयास रहता है कि आने वाले जो नए खिलाड़ी हैं उनको हमेशा से सुविधाएँ मिलें, और इसी कड़ी में ये एक प्रयास था। कैमरा पर्सन सनी कालरा के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, गुरुग्राम। और पावर लिफ्टिंग में बिहार के एक और खिलाड़ी ने कमाल कर दिखाया है। बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले अमित किशन ने जापान में मुनक़्क़िद होने वाली एशियन अफ्रीकी पैसिफिक पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत का नाम रोशन किया है। हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने अमित किशन से भारत वापसी पर खुसूसी बातचीत की। जापान में खेली जा रही एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस चैंपियनशिप में हिंदुस्तान के बिहार के पटना के रहने वाले अमित ने एक मिसाल कायम की और उन्होंने वहां पर पदक जीत करके देश को गौरवान्वित किया है। क्या कुछ रहा प्रतियोगिता में हाल, उस पर बात करेंगे अमित से। अमित, कैसी रही है पूरी की पूरी चैंपियनशिप? कितने लोगों का दल जो था वो भारत की तरफ से गया था? टोटल हम लोग 31 प्लेयर्स की हमारी इंडिया की टीम थी। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से 31 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्योंकि ये मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था, भारत से बाहर मैं पहली बार गया भी था, तो ये थोड़ा स्पेशल मेरे लिए ट्रिप भी था। एंड इससे बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती कि मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो इससे स्पेशल मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेरा एक सपना था। जिस तरह का आप गेम खेलते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तो कैसे उस पावर को जनरेट करते हैं? और जैसे लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, क्या अमित ने कोई शॉर्टकट लिया या अमित ने नेचुरल प्रैक्टिस करी, जो कोचेस का गाइडेंस था उसको फॉलो किया? सर, कोई शॉर्टकट नहीं लिया एंड मैं कभी भी कोई भी शॉर्टकट प्रमोट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। एंड हर चीज़ आपको नेचुरली करनी चाहिए। न्यूट्रासेटिकल सप्लीमेंट्स आप यूज़ कीजिए, वे प्रोटीन, फिश ऑयल, क्रिएटिन, ये सब यूज़ कर सकते हैं, जो कि डोप में नहीं आते और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। यहाँ पर कॉम्पिटिशन
और आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर जुमे को नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर विंबलडन फाइनल में दाखिल हो गए हैं। अब फाइनल में उनका मुकाबला अपने हरीफ कार्लोस अल्कराज से होगा। सिनर ने सर्बिया के खिलाड़ी को सीधे सेट में 6-3 और 3-6, 6-4 से शिकस्त दी। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।